तो कल हमने क्या पढ़ा था, मैं पूरा ऊपर से फटाफट बता देती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। जो जो मैंने टिक करवाया था यहाँ पे, ये चैप्टर हमने कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अच्छा टिक करवाया था वो इसमें भी नहीं आया। तो एक चीज हमने पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। इसके अंदर सारी चीजें लिखी रहती हैं, सारे रूल्स और सारे लॉज लिखे रहते हैं इसमें, ड्यूटीज राइट्स वो सब लिखे रहते हैं। तो वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने पढ़ा था तीन रूल्स पढ़े, टिक नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं अब अपन। तीन रूल्स कौन कौन से पढ़े थे देखो। एक तो हमने पढ़ा था यहाँ पे नंबर फर्स्ट, कि जो सारे सिटीजन्स है वो इक्वालिटी का उनको राइट है, ठीक है ना। सब इक्वल है, रेस के, कास्ट के, किसी के भी मतलब बेसिस पे सबके सब इक्वल है, इक्वालिटी का राइट है सबको। और हमने देखा था यहाँ पे, ये देखा था कि कोई जो मतलब जो लीडर है वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो लीडर होगा वो अपनी पावर्स का अनफेयर यूज नहीं कर सकता, ठीक है, गलत यूज नहीं कर सकता। फिर हमने पढ़ा था कि जो मेजोरिटी है, जो लड़के मेजोरिटी में है, लड़कियां माइनॉरिटी में है, तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी पे मतलब हमेशा वो मतलब मेजोरिटी की हमेशा नहीं चलेगी। ऐसे नहीं कि जो माइनॉरिटी है, लेस पावरफुल जो लोग हैं, उनको डोमिनेट मतलब उनको डोमिनेट किया जाए, इस तरह इसके अगेंस्ट में भी मतलब लिख रखे हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऐसा नहीं होगा। फिर हमने ये इसमें पढ़ा था कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा कोई लार्जर इंटरेस्ट है, लार्जर इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, ये सोच रही है कि मैं टीवी देख लूँ, है ना। तो अगर हम जैसे मतलब इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं ना, जो थोड़े टाइम के लिए ऐसे डिसीजन ले लिए कि जैसे मैं टीवी देख लूँ तो पूरा एग्जाम उसका खराब हो जाएगा ना, उसका फ्यूचर बेकार हो जाएगा। हम डिसीजन ले लेते हैं कि ये वाला जो लीडर है ये अच्छा है, तो ये डिक्टेटर बन जाना चाहिए। डिक्टेटर मतलब तानाशाह। डिक्टेटर वही हो गया किंग वाला, वो खुद का रूल चलेगा, उसका रूल चलेगा सिर्फ, ठीक है। जैसे नेपोलियन था ना, वो डिक्टेटर था। तो यहाँ पे था कि जैसे अगर हम सोचे कि ये अच्छा है, तो पॉलिटिक्स तो, राजनीति तो बेकार चीज है, तो ये जो लीडर है इसको डिक्टेटर बन जाना चाहिए। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो सही नहीं रहता, लॉन्ग रन के अंदर वो सही नहीं रहेगा। डिक्टोरियलशिप क्या होती है, फिर अपने ऑल देयर इंटरेस्ट, हमारे जो भी इंटरेस्ट है उनके अगेंस्ट में चली जाएगी। तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए हमें सही लग रहा है, बट आगे के लिए वो सही नहीं। तो इनसे भी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे, आज ये पढ़ना है हमें यहाँ से, यहाँ तक हम पढ़ लिया था। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic society. तो ऊपर के डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर। Let us recap the reasons why the Constitution plays an important role in democratic society by recalling the constitutive rule that you have read about through these examples. तो अब यहाँ पे सारा रिकॉल करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है ना ऊपर अभी तक जो भी पढ़ा है, वो इस टेबल के अंदर हम सारा रिवाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है, ये एग्जाम्पल है। द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल के लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि पुराना जो था वो तो राजा ने बना रखा था, जो किंग था वो मोनार्की पे बेस्ड था। वो जो पुराना उनका कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो मोनार्की पे बेस्ड था, राजा ने जो बना रखा था वो था। तो इन्होंने नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट करा। अडॉप्ट करना मतलब अपना लेना, ठीक है ना, किसी को अपना लेना। जैसे चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं ना, चाइल्ड को अपना लेना, ऐसे ही नए कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने अपनाया। आफ्टर द सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उनको मतलब सक्सेस मिल गई, डेमोक्रेसी मिल गई उनको, उन्होंने मूवमेंट किए, ठीक है ना, चले वो लोग, रोडों पे आए सब लोग, ठीक है, और उनको डेमोक्रेसी मिल गई, तो उन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में क्या लिखा है? इट लेज डाउन आइडियल्स दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इसके अंदर सारे आइडल्स और बिलीफ सब लिखे हुए हैं, जो भी हमें जैसे भी चाहिए, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं ना, जिस तरह के हम लोगों को रूल्स और नियम, लॉज चाहिए ना, वो सब इसमें लिखे हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन में।
सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। सुरेश जो था वो मॉनिटर था, लीडर था, और उसने अनिल को मतलब बिना फालतू में उसको परेशान कर रहा था। तो लीडर बिना फालतू में मतलब किसी को परेशान नहीं कर सकते, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स, ये मैं बता चुकी हूँ, वापस इसमें बता देते हैं। यहाँ पे जो लड़कियां हैं, मतलब जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी पे वो नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल बना दिया गया है। ठीक है, कि मतलब जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को हमेशा वो नहीं करेगी, डोमिनेट नहीं करना करे और ऐसा। और यहाँ पे शबनम डिसाइड टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड ऑफ वाचिंग टीवी। ये वही वाला है कि आप एक ये ले लो कि ये वाला लीडर अच्छा है, इस यही रहना चाहिए बस परमानेंट। ठीक है, तो फिर आपके जो लार्जर इंटरेस्ट है, मतलब फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग रन के लिए, मतलब भविष्य में वो अच्छा नहीं होगा अगर आप अभी कर लेते हो ना कि नहीं नहीं ये राजा अच्छा, ये राजा अच्छा है। फिर आगे चल के वो अपनी मनमानी, अगर हम उसी को बना दे, वो डिक्टेटर बना दे उसको, तो आगे फिर वो अपनी मनमानी चलाएगा, ऐसे करो वैसे करो, पब्लिक की नहीं सुनेगा वो, अगर पूरी पावर उसके हाथ में दे दी तो। ये सब मेन मेन चीजें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है ना सौरभ? मेन बस यही चीज है इसके अंदर, ये जो 4 एग्जाम्पल है ना, यही मेन है यहाँ पे। Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of Indian Constitution. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पढ़ेंगे हम। की फीचर्स होता है मतलब जो बेसिक जो फीचर्स हैं वो, यहाँ से देखो, यहाँ से भी लिख लो इसको। Any one of the parts of the face, such as the nose, chin, or mouth, a prominent or distinctive part or aspect as of a landscape, building, book, etc. The principal film in a program at cinema. किसी भी चीज के प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्टिव पार्ट, ठीक है, किसी बुक, किसी भी चीज के जो की फीचर्स है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। चलो यहाँ से, एन इम्पॉर्टेंट एंड नोटिसेबल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, फीचर्स। की फीचर मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पढ़ेंगे। की फीचर मतलब उसके इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। एन इम्पोर्टेंट और नोटिसेबल पार्ट ऑफ समथिंग, फीचर मतलब किसी का महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय भाग। माउंटेन एंड लेक आर मेन फीचर्स ऑफ लैंडस्केप ऑफ कश्मीर, अ पार्ट ऑफ द फेस। फीचर्स हम चेहरे के लिए भी बोलते हैं ना कि इसके फीचर्स अच्छे नहीं है, जैसे, या फिर उसके फीचर्स कितने अच्छे हैं, कितने शार्प फीचर्स हैं, मतलब उसके आंख नाक, मतलब वो सुंदर है बहुत। कोई सुंदर होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि इसके जो फीचर्स है ना, मतलब बहुत प्यारे हैं फीचर, ना मतलब उसकी आंखें, उसका नाक, ये सब बहुत अच्छा है। फीचर इसके लिए भी यूज किया जाता है। हमारे में ऊपर वाला है फर्स्ट वाला, तो मुख्य शामिल करना टू समथिंग, ठीक है। तो एन इम्पोर्टेंट एंड नोटिसेबल पार्ट ऑफ समथिंग ये है। और अगर इसमें हम की ऐड कर देते हैं तो वही है इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके। स्मॉल पीस ऑफ शेप, की का मतलब चाबी होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो ये रहा अपना, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, की फीचर मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। की फीचर मतलब इंपॉर्टेंट या नोटिसेबल, जो महत्वपूर्ण, कोई महत्वपूर्ण पार्ट हो किसी चीज का, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, फीचर्स। इसको लिख भी लो, इसके ऊपर लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, बिगनिंग मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में, 20th सेंचुरी का मतलब हो गया यहाँ पे 1900 से चालू होगी 20th सेंचुरी, ठीक है ना। कहाँ से चालू होगी ये? 20th सेंचुरी का मतलब हुआ यहाँ पे 1900 से लेके और 2000, ठीक है सर। अब जैसे जो भी बोले ना उससे एक कम ले लिया करो हमेशा, जो भी बोले उससे कम लेना है हमेशा, क्योंकि 1 से 100 तक जो होगी ये क्या होगी, फर्स्ट सेंचुरी होगी।
फर्स्ट सेंचुरी होगी, सेकंड सेंचुरी कहाँ से चालू हुई है? 101 से 200 पे खत्म होगी सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी दूसरी। 100 रन को सेंचुरी बोलते हैं ना, जब सचिन 100 रन बनाता है तो हम बोलते हैं सेंचुरी बना ली सचिन ने, है ना। तो 100 रन को हम सेंचुरी बोलते हैं। तो ये एक सेंचुरी, ये दूसरी सेंचुरी देखो 101 से चालू हुई है। तो 20th सेंचुरी कहाँ से चालू होगी? 1900 से स्टार्ट होगी और 2000 में खत्म होगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। 20th बोला है तो एक एक मतलब एक कम ले लो उससे, 20th सेंचुरी स्टार्ट होगी 1900 से, मतलब 1901 यहाँ से चालू। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement, लोग मतलब मूवमेंट करते थे, रोडों पे चलना कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, ठीक है, इस तरह से नारे लगाना, ठीक है, और झंडे बनाना और मतलब उनपे लिखना इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर। तो कई सालों तक जो हमारे लोग हैं उन्होंने मतलब ब्रिटिश के खिलाफ कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, इसके लिए मूवमेंट किए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। नेशनल मतलब पूरे पूरे देश ने मूवमेंट किया। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. तो फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था, आजादी के लिए स्ट्रगल करना, स्ट्रगल मतलब प्रयास करना, है ना, कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो फ्रीडम के लिए जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड, तो जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट जो मतलब ऊपर के जो नेता होते हैं, ठीक है, जो नेता जिनके पीछे पीछे लोग चलते रहते हैं, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। तो जो नेशनलिस्ट जो नेता थे हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। डिवोट करना मतलब होता है किसी को अर्पण करना। ये देखो इसको यहाँ से जैसे ये सॉन्ग मैं इसे डिवोट करती हूँ, या ये बुक मैं अपने फादर को या अपनी मदर को डिवोट करती हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो डिवोट, डिवोट का यहाँ से भी लिख लो, टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एक्सेट्रा टू समबडी समथिंग। एक जैसे या किसी काम में बहुत सा समय या शक्ति लगना, ठीक है। तो और एक डिवोट का देखो हम ऐसे भी यूज करते हैं, गिव ऑल और मोस्ट ऑफ वंस टाइम और रिसोर्सेज टू अ पर्सन और एक्टिविटी। आई वॉन्टेड टू डिवोट मोर टाइम टू माई फैमिली। डिवोट करना मतलब किसी चीज के लिए किसी चीज को देना। अपन ऐसे ही बोलते हैं कि आई डिवोट दिस बुक, बुक पे भी लिखा रहता है ना, दिस बुक इज डिवोटेड टू माई वाइफ, दिस बुक इज डिवोटेड टू माई पेरेंट्स, ऐसे लिखा रहता है बुक के ऊपर भी। तो डिवोट करना मीन्स किसी को गिव ऑल और मोस्ट ऑफ वंस टाइम, अपना समय पूरा उसी को देना, मतलब एक तरह से चीज पे, जैसे अपनी फैमिली को इसने अपना टाइम डिवोट किया। टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एक्सेट्रा टू समबडी समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम मतलब देना। तो यहाँ पे इन लोगों ने कि फ्री इंडिया कैसा होगा उसके लिए इन्होंने अपने टाइम को डिवोट करा। नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, मतलब इन्होंने बहुत सारा समय किस पे लगाया? टू इमेजिनिंग, इमेजिन करना मतलब सोचना, ठीक है। इमेजिन करते हैं ना अपन कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, आज मैम ना आए स्कूल में, आज नोटबुक चेक ना हो, है ना, होमवर्क नहीं किया, ऐसे इमेजिन करना, दिमाग में सोचना। एंड प्लानिंग, तो इन्होंने सोचा और प्लान किया कि हमारा जो फ्री इंडिया होगा, अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रिटिश से, और जब हम इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हमारा जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा। तो इन्होंने डिवोट करा, मतलब टाइम दिया इसको इमेजिन करने में और प्लानिंग करने में फ्री इंडिया की, कि फ्री इंडिया कैसा होगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। तो ब्रिटिश के अंडर में, किसी के अंडर में होना, तो ब्रिटिश के अंडर में क्या था, ये इनको फोर्स किया जाता था। दे हैड बीन फोर्स्ड मतलब जो सारे लोग थे, जो सारे इंडियंस थे, तो इनको फोर्स किया जाता था टू ओबे रूल्स। ओबे का मतलब होता है मानना, ठीक है, आज्ञा। एक रुपये क्या कह रहे हो? दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स, तो लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप रूल्स को ओबे करो, रूल्स को मानो। दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, जो इन्होंने बनाए नहीं है, मतलब इंडियंस का तो रोल ही नहीं है, बहुत ही कम रोल है ये रूल्स बनाने में, ठीक है, ये लॉज बनाने में।
बहुत ही वेरी वेरी लिटिल रूल है, तो इनको ओबे करना पड़ता था। जो रूल्स इन्होंने नहीं बनाए वो रूल्स इनको ओबे करने पड़ते थे। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. अब इसके अंदर देखो, इतना लंबा इनका एक्सपीरियंस हो गया ना ब्रिटिश रूल के अंडर में, ब्रिटिश रूल के अंडर में इतना लंबा एक्सपीरियंस की अगर हम लोग मतलब जो भी रूल्स बनाने में हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर रूल्स ही गलत सलत बनेंगे। तो इतने लॉन्ग एक्सपीरियंस से इन लोगों ने ये माना कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा, वो इसमें एक तो सबसे पहले डेमोक्रेसी होगी और सबको एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और सबको गवर्नमेंट में, सरकार में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। तो सबको, हम सबको अधिकार है ना, हम वोट देते हैं तब गवर्नमेंट बनती है, तो हम सब पार्टिसिपेट करते हैं एक तरह से गवर्नमेंट को बनाने के, ठीक है। तो कन्विंस्ड का ले लो, कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन, कन्विंस करना मतलब किसी को राजी कर लेना। यहाँ मैं तुमको तीन मीनिंग्स बताऊंगी। कन्विंस का मतलब होता है राजी कर लेना, यहाँ मना लेना, राजी करना। ये देखो, टू सक्सीड इन मेकिंग समबडी बिलीव समथिंग, किसी को विश्वास दिलाना, ठीक है। टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए तैयार कर लेना, मना लेना, राजी कर लेना, कन्विंस। ये तीनों मीनिंग्स लिख लो सौरभ, ये तीन मीनिंग्स है, एक कन्विंस हो गया और एक कन्विंस। कन्वेंस हो गया, ये लिखो। कन्वेंस मतलब आप पर, मतलब आपकी गाड़ी जिससे आप जा रहे हो, व्हीकल, ठीक है। जैसे स्कूल में अपन कन्वेंस लगाते हैं ना, स्कूल बस से जाते हैं, स्कूल बस अगर अपन यूज करते हैं तो अपन बोलते हैं कि मैं तो स्कूल कन्वेंस से जाता हूँ, ठीक है, या स्कूल कन्वेंस से जाती हूँ। द प्रोसेस और सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग और टेकिंग समबडी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया, परिवहन, ठीक है। कन्वेंस का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है। जैसे स्कूल में बच्चों को कन्वेंस प्रोवाइड करवाते हैं, गाड़ियां मतलब होती है स्कूल की खुद की, तो वो बच्चों को घर तक छोड़ के आते हैं, तो वो उसके लिए हम कन्वेंस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और कन्विंस का मतलब होता है किसी को मना लेना, ये ध्यान रखना दोनों। तो आगे देखो, तो यहाँ पे बोलते हैं ना कहीं भी जाना होता है तो बोलते हैं पहले तुम अपने मम्मी पापा से कन्वेंस करके आ जाओ। हाँ, वो तो मना लो। दूसरा है कन्विंस, वो तो कन्विंस हो जाएगा, ये वाला कन्विंस, ठीक है, वो ये वाला कन्विंस है कि अपने मम्मी पापा से, हाँ, कन्विंस करके आ जाओ, मम्मी पापा से पूछ के आ जाओ एक बार, ठीक है। कन्वेंस हो गया वो व्हीकल, कन्वेंस मतलब जो गाड़ी होती है, जो आपके स्कूल में कन्वेंस प्रोवाइड करवाते हैं ना बच्चों को, वो कन्वेंस, ठीक है। कन्विंस मतलब किसी को मना लेना, किसी को राजी कर लेना कोई काम करवाने के लिए, कि उसको है ना कन्विंस कर लो कि ये काम कर दे, वो ऐसे कन्विंस करना, किसी को राजी कर लेना, ठीक है। तो अभी हम सब लोग गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हम सब वोट देते हैं और वोट देने के बाद गवर्नमेंट बनती है। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. तो what remained to be done, और क्या करना बचा था, remained मतलब बच गया, बचना होता है, remain मतलब बच जाता है, उसको बोलते हैं अपन, remain मतलब बचा हुआ। तो what remained to be done, क्या करना बाकी था, then was to work out the ways in which a democratic government, की जो democratic government है would be set up in India, वो कैसे कैसे सेटअप करेंगे इंडिया में, ये सब भी सोचते थे वो लोग। एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमिन इट्स फंक्शन, और जो रूल्स है वो क्या रूल्स बनाएंगे, तो ये सब दिमाग में सोचते थे कि अभी फ्री हो जाएंगे, जब हम लोगों को आजादी मिल जाएगी तो हम ऐसा इंडिया बनाएंगे। होता है ना, जैसे देखो इतने टाइम से स्लेव्स बने हुए हैं, दास बने हुए हैं बेचारे, जो ब्रिटिश कह रहे हैं, और वो सब कुछ अपन को मानना होता था 150 साल, 150 साल किसे कहते हैं, 150 ईयर्स तक जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने अपने ऊपर राज किया। तो फिर अब हो जाता है ना कि अब
फ्री हो जाएंगे तो सबको एक तो सबसे पहले समानता का अधिकार, सब इक्वल है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये अच्छे अच्छे इन्होंने रूल्स बनाए, तो ऐसे ये सब सोचने लगे कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, अब ये कोई एक पर्सन ने नहीं रूल बनाए, किसी एक पर्सन का काम नहीं था ये, बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। देखो 1947 में हमें आजादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी 1947 के अंदर। तो ये किसी एक आदमी ने काम नहीं किया, किसी एक पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, नहीं, किसी एक ने नहीं बनाया, 300 लोगों ने मिलके, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ऊपर ही ऊपर दिखाई थी वही है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये देखो ये है ना यहाँ पे, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, असेंबली मतलब इकट्ठे होते हैं जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं ना सुबह, तो वहां उसको भी असेंबली बोलते हैं ना अपन। असेंबल होना मतलब इकट्ठा होना कहीं पे, तो उसको असेंबली बोल दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली थी, तो पूरा नाम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही दे दिया। तो इसके अंदर कितने लोग थे, 300 लोगों ने बनाए थे जो रूल्स थे ना। This was not done by one person but by a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946। 1946 के अंदर 300 जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने, एंड हु मेट, और उन्होंने मतलब रूल्स बनाए, एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टिक कर लो, 3 साल लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेपर पे लिखा गया था पहले, तो नॉर्मली, प्रिंट व्रिंट तो बाद में हुआ, पहले तो नॉर्मली कि फर्स्ट पॉइंट ऐसा होगा अपने देश में, सेकंड पॉइंट ऐसा होगा अपने देश में, ठीक है, थर्ड पॉइंट इस तरह से होगा अपने देश में, ऐसे। तो इसको टिक करो 3 years तक, ये देखो ये यहाँ से ही टिक कर लो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, सॉरी ये जो मैं टिक कर रही हूँ ना, ये है ना, आप अपने बुक के अंदर टिक कर लो, अपनी बुक के अंदर टिक कर लो तुम इसको, जो जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो बस यही चीज पढ़नी है मेन। A group of around 300 people who became member of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically। ये मीट की फॉर्म है, देखो मीट मैट मैट, मीट मतलब मिलना, मैट और मैट ये सेकंड थर्ड फॉर्म है। who met periodically for the next 3 years, अगले 3 साल तक लगातार मिले, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं लिख दिया, 2 दिन में नहीं लिखा, 3 साल लगे पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, इन लोगों को 3 years लगे। तो इसका मतलब बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छे से डिसीजन लेकर बनाया गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब लोगों की बातें सुनी, सोचा समझा, अच्छे से बनाया। देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस, ये पिक्चर वाला पढ़ रही हूँ यहाँ पे, पिक्चर के नीचे वाला, फोटो के नीचे। देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ये सारे मेंबर्स, ठीक है, ये सारे लोग जिन्होंने सबने मिलके बनाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसके जो मेंबर्स थे, देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी, इनमें सब में बहुत यूनिटी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिटी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अच्छी यूनिटी थी सबके अंदर। क्योंकि होता है ना जब एक अत्याचार करता है तो नीचे वाले जो 2 जने हैं, सपोज 2 बच्चे हैं, उनपे कोई एक बड़ा है वो अत्याचार करे, तो दोनों बच्चे आपस में दोस्त बन जाते हैं ना, कि ये ऐसे अत्याचार करते हैं, दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही ब्रिटिश मतलब इंडियंस के ऊपर इस तरह से व्यवहार करते थे, बिहेव करते थे गलत। तो ये लोग, इनके इनके अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी थी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब यूनिटी थी, बहुत ज्यादा एकता। Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए गए सारे जो प्रोविजंस है। प्रोविजन क्या होता है, मतलब किसी चीज, किसी व्यक्ति को कोई चीज प्रोवाइड करवाना, प्रोविजन। लिखो इसको भी यहाँ से, प्रोविजन, ये लिखो इसको, मैं इतने वो कर देती हूँ, चार्ज में लगाती हूँ, लिखो तुम।
प्रोविजन मतलब ये देखो, प्रोविजन का क्या मतलब होता है, द गिविंग और सप्लाइंग ऑफ समथिंग टू समबडी और मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज। किसी को कुछ देने या पहुंचाने अथवा उपयोग हेतु कुछ उपलब्ध कराने की क्रिया, मतलब वही है। द काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। तो एजुकेशन देने, सोशल सर्विसेज देने के लिए, सोशल सर्विस होती है ना, मतलब पूरे समाज को सर्विस दी जाती है, जैसे पार्क बना दिया, अच्छी अच्छी चीजें बना दी है ना, ये सोशल सर्विसेज लोगों की भलाई के लिए जो की जाती है। काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन मतलब देना, भविष्य की स्थिति से निपटने की तैयारी। मतलब ये फर्स्ट वाला लिख लो, द गिविंग और सप्लाइंग ऑफ समथिंग टू समबडी और मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज। किसी चीज को कुछ किसी किसी को कुछ देना, जैसे यहाँ पे एजुकेशन और सोशल सर्विसेज देना। ठीक है, तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसिल की रेस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं ना अपन, काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। देखो काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ये सब लिखते जाओ सौरभ, सारी मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज टाउन और काउंटी, नगर या जिले के प्रशासन के लिए निर्वाचित व्यक्तियों का समूह। काउंसिल मतलब अपन बोलते हैं ना, तुमने सुना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। काउंसिल का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स का ग्रुप, मंत्रियों का जो ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो जिन्हें चुना गया है किसी कंट्री या टाउन के उसके लिए, प्रशासन के लिए। A group of people chosen to give advice, manage affairs, etc. for a particular organization or activity. तो काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोविजंस थे, प्रोविजन मतलब जो भी चीजें देनी है, प्रोवाइड करवानी है लोगों को, ये पढ़ रहे थे ना अपन। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा भविष्य का कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान जो बन रहा था, उसके अंदर प्रत्येक जो प्रोविजन था, प्रोविजन मतलब प्रत्येक जो लिख रहे थे कि हाँ ये इक्वालिटी मिलेगी सबको, ठीक है, सबको ये मिलेगा, सबको ये मिलेगा, ये मिलेगा, जो भी चीजें वो लिख रहे थे, जो भी प्रोविजंस थे वो डिस्कस किए गए, ग्रेट डिटेल, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए गए। टाइम मतलब लगा एक चीज के लिए, आराम से 2-4 दिन या उससे भी ज्यादा दिन अच्छे से डिस्कस किया। एंड देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट। और सिंसियर एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास करना, ठीक है, सिंसियर प्रयास किए गए, ऐसे नहीं कि ऐसे हाँ कुछ भी चल रहा है, नहीं, सिंसियरली उन्होंने प्रयास किए टू कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट, किसी एक एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया कि उसकी, कोई कह रहा है ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसा होना चाहिए, तो एक दूसरे की बातें सुनी और एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब सहमत होना, सहमति होना किसी चीज पे कि हाँ भाई सबको इक्वालिटी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, एग्री हो गए, सब एग्री हो गए, तो किसी एक एग्रीमेंट पे पहुंचे थ्रू कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, मतलब जिनका ज्यादा वोट था, ज्यादा लोगों ने बोला ना ऐसा होना चाहिए, सहमति से, मतलब सबकी सहमति, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, सबकी सहमति से, ऐसा नहीं कि भी लिख लो इसको। आम सहमति, सबकी सहमति से, ये नहीं कि कोई मतलब एक कह रहा है और 100 लोग कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, एक जना कह रहा है ऐसा होना चाहिए, तो जो 100 कहेंगे वो मानी जाएगी। एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के बीच आम सहमति, तो सबके कंसेंसस से, सबकी सहमति से, सबकी सहमति से एक एग्रीमेंट पे पहुंचे, ठीक है, किसी की हाँ ये होना चाहिए, जो कंसेंसस मतलब सबकी सहमति। इसमें लिखो तो तुम ये लिख लो, इसका मीनिंग लिखो तो ये लिखो, एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, या हिंदी में आम सहमति, दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लो या सिर्फ इंग्लिश लिखो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा लिख लो। द अबव फोटो शोज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये रहे, ठीक है, इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है इनके लिए। तो द अबव फोटो शोज सरदार वल्लभ भाई पटेल अ प्रोमिनेंट मेंबर, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण,
लिखो ये सारी मीनिंग्स। प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट लीडर थे बहुत, इम्पोर्टेंट और फेमस। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण और बहुत फेमस। फेमस मतलब जिसको सब जानते हैं, जैसे हीरो सब फेमस है, हीरो हीरोइन सब जानते हैं उनको, है ना। तो प्रोमिनेंट मतलब जो बहुत ही फेमस है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब इम्पोर्टेंट और फेमस लोग हैं, इनको सब जानते हैं। तो अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोमिनेंट मतलब सब बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे ये, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था, इसको टिक कर लेना। मैं पूछू ना कि मैंने क्या क्या टिक करवाया, मुझे बताओ। मैं पूछूंगी तो मुझे बताना मैम ये टिक करवाया था। अब आगे चलते हैं। These members, these members of the Constituent Assembly had a huge task before them. Huge का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़े, बड़ी चीज के लिए हम ह्यूज का यूज करते हैं। टास्क मतलब काम, कोई भी टास्क, कोई भी कार्य। These members of the Constituent Assembly, Constituent Assembly के ये जो members थे, had a huge task before them, तो इनके सामने बहुत बड़ी टास्क थी, बहुत बड़ा काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। सोचो, पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना तो बहुत बड़ी बड़ी बात होगी ना, बहुत बड़ा काम था इनके आगे। The country was made up of several different communities. क्यों था बड़ा काम? क्योंकि जो कंट्री है उसमें अलग अलग कम्युनिटी थी। कम्युनिटी मतलब अलग अलग जो ग्रुप के जो लोग थे, अलग अलग लोग, मतलब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और सबका जो पहनावा, पंजाबी है, सबका पहनावा, बोली, सब कुछ डिफरेंट थी, ठीक है ना। बंगालीज है, बिहारी है, तो सबकी जो लैंग्वेज अलग, उनके रीति रिवाज अलग, सब सारी चीजें अलग, तो इनके लिए बहुत बड़ी टास्क थी, ह्यूज टास्क थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का भी लिखो यहाँ से। कम्युनिटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक तरह की वो बोलते हो, वो एक कम्युनिटी में आ जाते हैं। एक जैसे कपड़े पहनते हो, एक जैसी बोली बोलते हो। All the people who live in a particular place, area, etc. when considered as a group. ये देखो, एक समूह के रूप में संगठित स्थान विशेष के समस्त निवासी, जैसे बिहारी हो गए, बिहारी, ठीक है, बंगाली, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो गए, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन, जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे बिहारी है, वो सारी अपनी बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, सबके सब कॉमन है ना उनमें चीज। उनके कपड़े भी थोड़े अलग होते हैं, वो अपने अलग ही कपड़े ड्रेसेस पहनते हैं। अब बंगालीज है, उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, अलग तरीके की, उनके रीति रिवाज भी अलग है, उनके कैसे शादियां किस तरह से होती है, क्या होता है, सब कुछ मतलब उनका अलग है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन, तो वो एक कम्युनिटी हो गया, एक समुदाय हो गया, हिंदी में बोलते हैं समुदाय, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक कम्युनिटी। तो ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, पंजाबी हो गए, ठीक है, बिहारी हो गए, और बंगाली हो गए, और हिंदू, फिर मुस्लिम, अलग अलग रिलीजन हो गए। तो बहुत ही बड़ी टास्क थी इसलिए। जैसे इंडियन कम्युनिटी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर अपने इंडिया के जो लोग हो गए, तो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। ऐसे मतलब एक समुदाय, इस समुदाय जिसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ कॉमन हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन। तो इसलिए इनके लिए बहुत बड़ी टास्क थी। अब ये हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट ये सब लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। गुजरात में गुजराती बोलते हैं, फिर साउथ में चले जाओ तो फिर वहां पे तेलुगु, तमिल, अलग अलग लैंग्वेजेस, तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, इनके रिलीजन अलग अलग है, ठीक है। कोई हिंदू है, रिलीजन मतलब धर्म, इनके जो धर्म है वो अलग अलग है। तो एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और इनका जो कल्चर है वो भी अलग है। कल्चर होता है मतलब कोई भी चीज को करने का तरीका, जो इनके कल्चर्स हैं, मतलब संस्कृति है, वो भी अलग है इनकी। हिंदी में हम इसको संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति देखो, इसका मतलब होता है द कस्टम्स, आइडियाज, बिलीव्स एटसेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, कंट्री एटसेट्रा। किसी समाज, देश आदि की प्रथाएं। कस्टम का मतलब क्या होता है, प्रथाएं, ठीक है।
कस्टम मतलब प्रथाएं होती है ना, कि जैसे घूंघट प्रथा हो गई, और भी कई सारी प्रथाएं होती है कि हमारे ऐसे भगवान की पूजा करनी है, ये काम ऐसे करना है, ये वाला काम ऐसे करना है, अलग अलग प्रथाएं होती है ना, आज ये नहीं करना, कल ये करना है, ऐसे। तो प्रथाएं, आइडियाज, विचारधाराएं, बिलीव्स मतलब विश्वास, तो सबके अलग अलग कल्चर, कल्चर में सारी चीजें आ जाती हैं। देखो कल्चर मतलब संस्कृति, मतलब उनके जो कस्टम है, उनके जो रीति रिवाज, प्रथाएं, विचारधाराएं, विश्वास सब अलग है। बंगाली लोगों का अलग है कि हमारे ऐसे होता है, बिहारी कहेंगे हम लोग के ऐसे होता है, गुजराती कहेंगे हम लोग के ऐसे, सब अलग अलग है ना, सब उनकी बोली भी अलग है, ठीक है। और इनके मतलब जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, जो इनकी संस्कृति है, वो भी अलग है। कल्चर के अंदर सब आ जाएगा, आपके जो कस्टम है, कस्टम मतलब आपकी जो प्रथाएं चली आ रही, प्रथाएं होती है जो कि हाँ भाई ऐसे रहना है, ऐसे बोलना है, ये सारी जो भी चीज है, ठीक है, वो सब आ जाते हैं कस्टम में। तो अलग अलग कल्चर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटर्न, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? टर्मोइल मतलब बहुत ही हो जाना, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं टर्मोइल। से लिखो उसको, अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइस और कंफ्यूजन, शोरगुल या खलबली या अनिश्चितता की स्थिति। His mind was in turmoil. टर्मोइल मतलब जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम टर्मोइल बोलते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स लिखते जाओ सौरभ, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, मैं बार बार बता रही हूँ। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। तो इंडिया कंसिडरेबल का भी लिखो, कंसिडरेबल मतलब बहुत ज्यादा के लिए हम कंसिडरेबल का यूज करते हैं। ग्रेट इन अमाउंट और साइज, परिणाम या आकार में बड़ा। कंसिडरेबल मीन्स बहुत ज्यादा। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल प्रिफर्ड द ओल्ड बिल्डिंग टू द न्यू वन। तो कंसिडरेबल मीन्स होता है बहुत ज्यादा, ग्रेट इन अमाउंट और साइज। तो कंसिडरेबल टर्मोइल मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, होगा ही कंफ्यूजन, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इनको क्या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, मतलब कि सबके लिए, मतलब भला हो, सबका भला हो, ऐसी मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखनी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब इक्वल हो, सबके साथ सही हो, मतलब किसी के साथ अनफेयर ना हो, गलत ना हो किसी के साथ। तो इसलिए ये था, ठीक है। इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल, तो इंडिया में बहुत ये चल रहा था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। इमिनेंट होता है जो होने वाला है। अब जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है, तो फ्लड जो है, फ्लड मतलब बाढ़, जो बाढ़ है, जो फ्लड है, वो इमिनेंट है। इमिनेंट मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, वो भी निकट भविष्य में कोई चीज होने वाली होती है, उसको इमिनेंट बोलते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का वो बंटवारा भी होना था, पार्टीशन होना था। पार्टीशन मतलब बंटवारा। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो जो पूरा पहले इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, पूरा एक ही देश था, पूरा इंडिया ही था एक तरह से। पहले पहले पूरा एक ही देश था, है ना, एक साथ ही रहते थे। ब्रिटिश ने सब पे रूल करा, सबको 150 साल तक ब्रिटिश ने रूल करा। फिर जब ब्रिटिश चले गए, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन मतलब वो जो पूरी जमीन थी, लैंड थी, दो हिस्सों में बट गई। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, किसी के, किसी पेरेंट के दो बच्चे होते हैं, तो जो जमीन होती है उसका पार्टीशन होता है ना दोनों बच्चों के अंदर, तो ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया, पार्टीशन हो गया उस जमीन का। तो वो भी इमिनेंट था, वो भी मतलब होना था, तो इसलिए टर्मोइल चल रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी होना था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, और कुछ जो स्टेट थे उनका फ्यूचर ही अनडिसाइडेड था। कुछ जो किंग थे वो कह रहे थे हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमारा हमारा तो हम ही रखेंगे, मतलब हमको नहीं गवर्नमेंट बना। कुछ राजा वो इंक्लूड ही नहीं हो रहे थे, मतलब इंडिया में शामिल ही नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तो अपना अलग ही राज करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मतलब इन सब लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत एफर्ट्स लगाए, और इनको सबको मतलब मिलाया कि हाँ भाई ऐसे अलग अलग रहने से काम नहीं चलेगा। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, कुछ स्टेट ऐसे थे जिनका फ्यूचर ही अनडिसाइडेड था कि इनका क्या होना है।
एंड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जहां पे आ जाए मतलब पैसे से रिलेटेड, आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड जो होता है, जैसे बिजनेस हो गए, लेकिन सबसे पैसों का लेन देन होता है ना, तो पैसों के लेन देन वाली जो भी चीजें इकोनॉमिक में आ जाती है। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, ये समझ। सोशो मतलब समाज, ठीक है। तो समाज की और इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, ये सब क्या थी, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. dismal का मतलब होता है उदासीन, निराशा, मतलब उदासीन, देखो निराशाजनक, दुखद, causing और showing sadness और depression, low quality, poor, dismal surrounding, miserable, दयनीय, मतलब दुखद और dismal था मतलब causing और showing sadness या फिर depression। डिसमल मतलब समझ लो दुख भरा, निराशाजनक, दुख भरा, इस तरह का, ठीक है। डिसमल, एस से समझ लो, एस मतलब सैड, इसमें एस आ रहा है ना, सैड, डिप्रेसिंग, इस तरीके का एनवायरनमेंट। जब कोई खत्म हो जाता है किसी के घर में, तो वहां का जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम सैड और डिप्रेसिंग हो जाता है ना, तो ऐसे ही। तो दुखद भरा था सब कुछ। कहाँ गए, हाँ। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वास्ट मास ऑफ पीपल, वास्ट मतलब बहुत ज्यादा के लिए यूज किया जाता है वास्ट, ठीक है। वास्ट मास ऑफ पीपल, मास ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही दुख, डिस्मल थी। अपियर्ड मतलब डिस्मल दिखाई दे रही थी, अपियर्ड मतलब दिखाई दे रही, कैसी दिखाई दे रही थी, बहुत ही दुखद भरी, बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेसिंग वो लग रहे थे लोग, ठीक है सब। वही पुअर, सब पुअर ही थे सब, ब्रिटिश सब कुछ लूट के ले गए, तो अब डिस्मल ही रह गया ना सब पीछे, जो सराउंडिंग था पूरा। एक मिनट में पानी पी लूं। एक मिनट। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. ड्राफ्ट करना मतलब होता है लिखना किसी चीज को, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना या किसी भी चीज को लिखना। अ पीस ऑफ राइटिंग एटसेट्रा विच विल प्रोबेबली बी चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड, नॉट द फाइनल वर्जन। ड्राफ्टेड जब अपन शुरू शुरू में कोई चीज लिखते हैं, शुरू शुरू में मतलब हाथों से लिख रहे थे, काट भी सकते हैं उसमें, प्रिंट नहीं हुआ अभी, पूरा छपा नहीं है, ठीक है। तो a piece of writing etc which will probably be changed and improved, not the final version, मतलब फाइनल वर्जन नहीं है ये, हम लिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ स्पीच, जब हम स्पीच देते हैं ना, जैसे स्कूल के अंदर स्पीच दी जाती है, इस पे स्टेज पे बच्चे स्पीच देते हैं किसी भी चीज पे, तो वो ड्राफ्ट करना मतलब स्पीच को लिखना, पहले स्पीच को लिखते हैं, फिर मैम से उसको चेक करवाते हैं, मैम ये मेरी स्पीच सही है क्या, मैं बोल दूं इसको। फिर मैम उसमें से जो भी कुछ चेंजेस करने होते हैं या इम्प्रूवमेंट करने होते हैं वो सब मैम कर देती है चेंजेस, ठीक है। तो ड्राफ्ट मतलब आप जो शुरू में लिख रहे हो उसको, मतलब फाइनल वर्जन नहीं है। तो जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, लिख रहे थे, तो ये सारी चीजें इनके दिमाग में थी। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, तो सारी चीजें उनके दिमाग में थी कि हाँ भाई लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सब जितनी भी चीजें अपन ने ऊपर पढ़ी है ना, कि लोगों की हालत भी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है लोगों की, इनके कल्चर अलग हैं, इनके लैंग्वेजेस अलग हैं, रिलीजन भी अलग है, सारी चीजें इनके दिमाग में घूम रही थी, सारे मेंबर्स के दिमाग में थी ये बातें। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity. Diversity मतलब विभिन्नता, ठीक है। अब डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा, विभिन्नता है, लोग बिहारी बोल रहे हैं, किसी को ये नहीं कहा कि तुम बिहारी मत बोलो, बिहारी बोलने दो, बंगाली बोलो, मतलब डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, और यूनिटी एकता भी बनाई। प्रिजर्व करना मतलब किसी को बचा के रखना, अपनी
वो नेशनल यूनिटी, नेशनल मतलब हमारे देश की यूनिटी, एकता को भी प्रिजर्व करा, बनाए रखा, और डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर, ठीक है, अलग अलग रिलीजन, वो भी मेंटेन करके रखा। डाइवर्सिटी यहाँ से लिखो, विभिन्नता मतलब विविधता, द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग मतलब अलग अलग वैरायटी के लोग, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, डाइवर्स का लिख लो चलो। और तुमको डाइवर्स का मतलब होता है वैरायटी, मतलब कई प्रकार के जो लोग थे, उनकी जो कई प्रकार की लैंग्वेजेस थी, देखो वेरी डिफरेंट, अलग अलग थे ना सब, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्सिटी, डाइवर्स का लिख लो, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। विविधता होता है इसका मतलब एक दूसरे से अलग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे जो लोग थे, डाइवर्सिटी थी ना अपने कंट्री के अंदर, अभी भी है डाइवर्सिटी, अभी भी जो गुजराती वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तुम साउथ में चले जाओ वो लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तेलुगु है ना, और उनके मतलब जो उनके कस्टम्स है, कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो भी अलग है एक तरह से, उनके जो रीति रिवाज है, कस्टम है, प्रथाएं हैं, वो सब अलग है। तो डाइवर्स का मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representative. देखो, फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, जो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करा उसमें क्या क्या लिखा था, ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पुअर्टी। इरेडिकेट मतलब किसी चीज का को खत्म कर देना, हटा देना, पोवर्टी जो गरीबी को हटाने के बारे में लिखा कि पुअर्टी को हम खत्म करेंगे। गरीबी है ना, लोगों को खाना पीना नहीं मिलता, इसको हम खत्म करेंगे। इरेडिकेट करना मतलब किसी चीज को हटा देना, खत्म कर देना। देखो, टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, रोग आदि को जड़ से उखाड़ देना। हमारे में पुअर्टी है, गरीबी को जड़ से उखाड़ देना है, पूर्णता उन्मूलन कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना एक तरह से। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पुट एन एंड पे ला देना, उसका अंत कर देना, कि जो पुअर्टी है, जो पोवर्टी है, गरीबी है, पोवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी है उसका अंत करेंगे, ठीक है ना, पुट एन एंड टू। तो उसको इरेडिकेटिंग पोवर्टी, गरीबी को इरेडिकेट करना, उसका अंत करना, उसको हटाना, थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना किसी चीज में, रिफॉर्म होते हैं सुधार, जो इकोनॉमिक जो है उसमें हम रिफॉर्म करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। रिफॉर्म्स, मेक चेंजेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, किसी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें चेंज करना, सुधार करना, देखो सुधार लाना, कानून आदि में सुधार लाना, व्यवस्था कानून आदि में सुधार लाना, टू चेंज अ सिस्टम, द लॉ एटसेट्रा इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर। रिफॉर्म मतलब किसी भी चीज में सुधार लाना, ठीक है, उसको चेंज करके या फिर उसको कैसे भी करके उसमें सुधार लाना, कोई सिस्टम बना रखा है, कोई लॉ बना रखा है, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए में कुछ चेंज करना। तो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे, जैसे समाज सुधारक थे ना, सोशल रिफॉर्मर्स, वो चैप्टर भी पढ़ेंगे सिविक्स में। तो रिफॉर्मर कौन होते हैं, सुधारक, सोशल मतलब समाज सुधारक। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या क्या काम किए, क्या क्या सुधार किए समाज में, उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया। सती प्रथा चलती थी ना पहले, लड़कियां अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को हस्बैंड के साथ में जलना पड़ता था, ठीक है, तो वो उसको सुधार दिया, रिफॉर्म्स बोलते हैं। रिफॉर्म मतलब सुधार कर, तो जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये एक तरह का मतलब अच्छी चीज नहीं थी, तो इसको सुधारा गया, सही किया गया। गर्ल्स को एजुकेशन का मतलब वो ही नहीं था, राइट ही नहीं था कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा जाता था। तो ये सब हमने पहले भी पढ़ा था। तो रिफॉर्म मतलब सुधार करना, तो उन सब चीजों में सुधार किया गया। तो थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा जो पोवर्टी है, गरीबी है, उसको हम इरेडिकेट करेंगे, खत्म करेंगे। एज वेल एज इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइज करना मतलब किसी पे मतलब एक तरह से दबाव बनाना, ठीक है, इम्फेसाइज करना किसी को, किसी चीज के लिए।
यहाँ से भी लिखो इसको। स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन, देखो बल या महत्व, विशेष ध्यान, बल, किसी पर विशेष ध्यान देना, बल देना, महत्व देना। गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, ठीक है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा। तो यहाँ किस पे इम्फेसाइज किया गया? emphasizing the crucial role, crucial मतलब होता है important, important role the people can play in choosing their representative। तो इसके ऊपर भी बल दिया गया, इसके ऊपर मतलब स्पेशल अटेंशन दी गई कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनेंगे। तो एम्फोसिस का मतलब लिख लो, एम्फोसिस मतलब गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू सम, the force that you give to a word, emphasis। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव अभी बताऊंगी, अभी इसको लिख लो। देखो, द फोर्स दैट यू गिव टू अ वर्ड, किसी वर्ड पर अपन फोर्स लगा के बोलते हैं ना, कि बोलते टाइम जब अपन बोलते हैं, तो मतलब उसके लिए भी एम्फेसिस एम्फेसिस का यूज किया जाएगा। और फ्रेज व्हेन यू आर स्पीकिंग, अ वे ऑफ राइटिंग अ वर्ड टू शो दैट इट इज इम्पोर्टेंट, अपन उस वर्ड के ऊपर जोर देते हैं कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो एम्फेसिस का मतलब गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, किसी को, किसी पे विशेष ध्यान या बल या महत्व। जैसे साइंस के ऊपर देखो, देयर इज लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन साइंस एट अवर स्कूल, स्कूल में साइंस और मैथ्स पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है ना, साइंस मैथ बच्चों को ज्यादा वो करवाई जाती है, मैथ्स पे सबसे ज्यादा दिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक तरह से नेता, लीडर, जिसको हम चुनेंगे, जो हमें रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करना मतलब दर्शाना, जो हमें दर्शाएगा, हमारी जो बातें हैं वो बताएगा कि हमारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, वहां पे रोड नहीं है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, ठीक है। तो हम गांव से हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नेता चुनेंगे, और उस नेता को हम बताएंगे कि भाई आगे जाके बताना कि यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, ये नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पूरी करवाओ मतलब। तो रिप्रेजेंटेटिव वो इंसान जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, जो कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, एक नेता जिसको हम चुनते हैं वोट देके, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ से भी लिख लो ऐसा करो, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। टिपिकल ऑफ अ लार्जर ग्रुप टू विच somebody समथिंग बिलोंग्स, किसी बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व जिससे व्यक्ति या वस्तु का संबंध है। ये है अपना सेकंड वाला। अ पर्सन हु हैज बीन चोजन टू एक्ट और स्पीक फॉर somebody else और फॉर अ ग्रुप, एक पर्सन जिसको हमने चूज किया है, मतलब नेता, नेता ही हो गया ना, उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोलते हैं कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को दर्शा रहा है। जैसे जैसे तुम लोगों का जैसे ग्रुप, जब क्या होता है स्कूल में, वो देते हैं ना कि ग्रुप वो बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, तो उनमें उसमें से एक बच्चा पूरा एक्सप्लेन करता है। वैसे तो टीचर कहती है कि सारे सब बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलो, 5 5 मिनट्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही बच्चा रिप्रेजेंट कर देता है सारी चीज, वही पूरा मॉडल वही समझा देता है एक बच्चा। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो इंसान जिसको हमने चूज किया कि तुम हमारे लिए तुम बोलो भाई, ठीक है। सब तो जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब तो बैठ नहीं सकते, हम सब के सब नहीं जाके बैठ सकते ना वहां पे, तो हम सब मिलके हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, एक नेता चुनेंगे। हम सब मिलके हमारा एक नेता चुनेंगे, मतलब ये सारे लोग हैं, अब ये सबको तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिठाएंगे नहीं, इतने सारे लोगों को, तो ये सब किसी एक को चुन लेंगे, किसी एक को वोट दिया इन्होंने, ये खड़ा हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? इन सब का। अब इन सब की समस्या ये सुनेगा, ठीक है, इन सब की प्रॉब्लम्स जो भी है ये सुनेगा, ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर सौरभ कोई चीज समझ नहीं आए ना, कोई भी चीज, तो पूछ लिया करो, बार बार पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर कर लो, मतलब जो भी चीज समझ नहीं आती है सब अच्छे से पूछो। तो आज हम यहाँ तक कर लेते हैं, इसके बाद कल करेंगे, ये पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये हम क्या हो गया, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको कौन चुनेंगे? लोग चुनेंगे वोट देके।
लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स मतलब इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो नीचे दे रखी है सारी, ये फर्स्ट सेकंड ये सब पढ़ेंगे कल। While reading these, इनको पढ़ते टाइम keep in mind the above mentioned concerns of diversity। इनको पढ़ते टाइम ये सारी चीजें ध्यान में रखना। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मतलब डिफरेंस, लोगों के अंदर डिफरेंस। यूनिटी मतलब एकता। सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब समाज और आर्थिक सुधार, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सुधार। एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। और जो ऑथर्स हैं, जो लिखने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले हैं, ये लोग भी ग्रैपल करना मतलब ये लोग भी बहुत डिफिकल्ट है ना इनके लिए लिखना, इनकी सूझना होता है, इसका मतलब ऐसे to get hold of somebody something and fight with or try to control him her। मतलब किसी के साथ में व्यक्ति या वस्तु को पकड़कर उससे लड़ना, उसे काबू में करने की कोशिश करना, मतलब ग्रैपल करना, मतलब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था ना ये काम, तो ये लोग बहुत engage in a close fight or struggle with without weapons, wrestle, seize hold of, struggle to deal with or overcome। ये है अपना ये वाला struggle to deal with, स्ट्रगल टू डील विद और ओवरकम अ डिफिकल्टी और चैलेंज। इनके लिए एक तरह से चैलेंज था और इनको स्ट्रगल करना था। ग्रैपलिंग होती है जैसे वो रेसलिंग नहीं होती है, जब रेसलिंग मतलब जो कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, उसके अंदर यूज किया जाता है ग्रैपल। ग्रैपल करना मतलब एक तरह से अपने में इसका ये मीनिंग है, स्ट्रगल, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल टू डील विद और ओवरकम डिफिकल्टी और चैलेंज। कोई डिफिकल्टी है, परेशानी है, समस्या है या कोई चैलेंज है, तो उसको उसके लिए स्ट्रगल करना, प्रयास करना और उससे ओवरकम होना, मतलब उससे उभर के आ जाना, मतलब। तो इन सबको आप दिमाग में रखेंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राइड टू बैलेंस दीज कंसर्न। अब ये समझो, ये समझने की कोशिश करें कि इन्होंने ये सारी चीजें कैसे बैलेंस की विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ट्रांसफॉर्म करना मतलब किसी का रूप परिवर्तन कर देना, तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने मतलब कैसे क्या किया। तो कल कल हम ये पढ़ेंगे फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें। सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट, ये देखो ये रहे हमारे फंडामेंटल राइट। राइट मतलब अधिकार। अपने कितने 5 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम मतलब सबको बराबर का अधिकार, सबको फ्रीडम, आजादी का अधिकार है, सबको, सब आजाद है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन करना, किसी का शोषण करना, काम करवा रहे हैं पैसे भी नहीं दे रहे, शोषण करना किसी का। तो राइट अगेंस्ट, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के लिए फ्रीडम है, कोई सा भी धर्म आप, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कोई सा भी धर्म आप मतलब फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशन का राइट, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो प्रथाएं हैं, कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनका अधिकार है, करो आप, आपकी जैसी प्रथाएं हैं करो, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कोर्ट वोर्ट भी जा सकते हो। तो ये सारे राइट्स हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इन सब के बारे में। फिफ्थ है सेक्युलरिज्म, ये फिर ये चैप्टर खत्म। तो ये 5 चीजें बस, ये मेन 5 चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे कल। आज बस यही तक, कल यहाँ से पढ़ेंगे फेडरलिज्म से।